हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू IQ टैब। आज के इस वीडियो में हम 2 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा मेन एम ये होगा कि आज के न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं उन्हें हम प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करें। आज का जो हमारा पहला न्यूज़ इंपॉर्टेंट आइटम है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दैट इज़ अबाउट एक्सपोसैट मिशन। अगर आपको ध्यान होगा तो इसको हमने 3 से 4 दिन पहले अपने डिस्कशन के अंदर ऑलरेडी कवर किया था, बट बिकॉज ये इसको येस्टरडे यानी कि कल इसको लॉन्च किया गया है, इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आज हमारे न्यूज़पेपर के अंदर आया है, उन्हें हम आज कवर कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़ तो इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन से रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है उसका नाम है PSLV C58। ठीक है, PSLV C58 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इस मिशन का नाम है एक्सपोसैट। ठीक है, एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देखो 1 जनवरी यानी कि येस्टरडे इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया है? इट हैज़ बीन लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा के अंदर प्रेजेंट है। अब श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। सो आपको ध्यान रखना है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है जो कि श्रीहरिकोटा के अंदर प्रेजेंट है, जो कि आंध्र के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, जब इसको ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है तो एक खास चीज का ध्यान रखा गया है, वो ये है कि इसको ईस्टवर्ड ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया गया है और जहां पर इसको प्लेस किया जाना है उसको लो इंक्लिनेशन के साथ प्लेस किया जाना है। मतलब कि इसको देखो, ईस्टवर्ड ऑर्बिट के अंदर हम लॉन्च करके जहां पर इसको प्लेस करेंगे उसको वहां पर 6 डिग्री इंक्लिनेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब वो 6 डिग्री टिल्टेड रहेगा। ठीक है, 6 डिग्री वो टिल्टेड रहने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया ये पहला ऐसा डेडिकेटेड सैटेलाइट है जो कि स्पेस में होने वाले जितने भी पोलराइज्ड लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे करने वाला है। फिर समझिए, देखिए, किसी भी सेलेस्टियल सोर्सेस का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस। मतलब कि हमारे स्पेस में 2 स्टार्स का फॉर्म होना, न्यूट्रॉन्स का फॉर्म होना, ब्लैक होल्स का बनना या फिर खराब होना, राइट। ये जितने भी अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं उन सबको पोलराइज्ड लाइट के अंदर स्टडी करना, यानी कि एक्सरे लाइट के अंदर स्टडी करना, वो इस पर्टिकुलर मिशन का मेन एम होने वाला है। और वो इसरो के द्वारा इस तरीके का पहला सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब जो एक्सपोसैट है हमारा, इसके अंदर मेनली 2 पेलोड्स हैं। पहले का नाम है पॉलिक्स। पॉलिक्स का फुल फॉर्म है पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, और दूसरा है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का फुल फॉर्म है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। तो देखिए, आपको यहाँ पर बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो पॉलिक्स है और एक्सपेक्ट है वो दोनों किस चीज से रिलेटेड है, तो वो दोनों एक्सपोसैट मिशन से रिलेटेड है। तो मैं आपको बताता हूँ यूपीएससी यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपीएससी यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा दैट द टर्म पॉलिक्स एंड एस्पेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन होगा दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज रिसेंटली लॉन्च सैटेलाइट। ठीक है, सो ऐसा कुछ होने वाला है। आई होप आप समझ गए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा यूपीएससी के द्वारा। सो पॉलिक्स और एस्पेक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इसके फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। और देखो, आप एक्सरे वर्ड को यहाँ पर ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि ये एक्सपोसैट के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज एक्सरे लाइट के अंदर स्टडी करने वाला हमारा एक्सपोसैट पहला मिशन है। ठीक है, अब इंडिया जो है वो सेकेंड नेशन बन गया है आफ्टर यूएसए का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। सो नासा ने ऑलरेडी 2021 के अंदर एक मिशन भेजा था जिसका नाम है एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर, यानी कि IXPE। ये वो ऑलरेडी भेज चुके हैं, जो कि सेम काम कर रहा है। अलग अलग सेलेस्टियल इवेंट्स को वो क्या करता है? एक्सरे लाइट्स के अंदर स्टडी करता है। ठीक है, पोलराइज लाइट के अंदर उसको स्टडी करता है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई कि भारत जो है सेकेंड नेशन बन गया है यूएसए के बाद में इस टाइप का मिशन सेंड करने वाला। सो आई होप आप एक्सपोसैट मिशन के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी चीज़ें समझ गए हैं। नाउ यहां पर एक चीज पर फिर से ध्यान दीजिए, इस एक्सपोसैट मिशन को PSLV C58 के रॉकेट के अंदर सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा के अंदर प्रेजेंट है वहां से लॉन्च किया गया है। तो भारत के पास एग्जैक्टली रॉकेट लॉन्चिंग के लिए साइट्स कौन कौन से हैं समझते हैं। देखिए, एक तो आपको ऑलरेडी पता चल गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा एक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है जो कि तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर प्रेजेंट है और इसको थुम्बा स्पेस स्टेशन भी कहते हैं, थुम्बा स्पेस स्टेशन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो अगर आपसे पूछा जाए कि थुम्बा स्पेस स्टेशन कहां पर है तो वो केरला के अंदर प्रेजेंट है, तिरुवनंतपुरम में प्रेजेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां है तो वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। और जो थर्ड है उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि भद्रक नाम के एक आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है, जो कि उड़ीसा के अंदर है।
ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसे थुम्बा स्पेस सेंटर भी कहा जाता है, इसके अलावा सतीश धवन स्पेस सेंटर, और तीसरा है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि भद्रक आइलैंड उड़ीसा के अंदर प्रेजेंट है। सो ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज पिछले कुछ सालों में भारत का जो स्पेस मिशन है वो काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। ठीक है, भारत का जो स्पेस ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो यूपीएससी बहुत ही आसानी से एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दे सकता है, मैचिंग का क्वेश्चन दे सकता है कि एग्जैक्टली विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, और डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है जो कि ऑब्वियसली क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, बट बिकॉज यूपीएससी के बहुत सारे बच्चे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं वो मिस कर देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और एक और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, समझिए, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स ऑफ इंडिया। तो विक्रम साराभाई, सतीश धवन और डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड के साथ साथ में एक और कोई चौथा यहाँ पर ऑप्शन ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और वहां से आपको चूज करना होगा इनमें से कौन कौन से भारत के डेजिग्नेटेड रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स हैं और कौन से नहीं हैं। सो आई होप आप यहाँ पर स्पेस मिशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब समझ चुके हैं। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो एक पर्सन से रिलेटेड है, उनका नाम है सतविंदर सिंह, जिसे गोल्डी बरार भी कहते हैं। गोल्डी बरार का नाम आपने हमेशा न्यूज़ के अंदर सुना होगा। नाउ रिसेंट न्यूज़ ये है कि इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के अंदर, और किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी पर्सन को टेररिस्ट डिक्लेयर करना है तो वो काम सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही कर सकती है, बिकॉज इंडिया के इंटरनल अफेयर्स, जो इंडिया का इंटरनल अफेयर्स है उसका ओवरऑल जो पावर होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होता है। ना यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा चीज़ समझाता हूँ, समझिए। देखिए, भारत की सिक्योरिटी को अगर आप देखोगे तो भारत की सिक्योरिटी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक को कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और एक को कहते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ठीक है, सो इंटरनल सिक्योरिटी का ओवरऑल जिम्मेदारी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होता है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि इंटरनल सिक्योरिटी का ओवरऑल जिम्मेदारी हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होगा और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का ओवरऑल जिम्मेदारी हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास होता है। आई होप दिस इज क्लियर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। सो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर ही टेररिज्म नाम का ऑफेंस आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पर्सन जिसका नाम गोल्डी बरार है, सतविंदर सिंह है, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। अब कौन से एक्ट के अंदर किया गया है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान रखिएगा। जब भी किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा, दैट विल ऑलवेज बी अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, हमेशा यूएपीए के अंदर ही उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। सो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। नो, गोल्डी बरार जो है माना जाता है कि एक क्लोज एड है, एड का मतलब होता है दोस्त है, एक गैंगस्टर का जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई को आपने ऑलरेडी न्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। माना जाता है कि जो गोल्डी बरार है वो एक मास्टरमाइंड है बिहाइंड, अभी रिसेंटली एक पंजाबी सिंगर थे जिनका नाम था सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या कर दी गई थी, राइट। और उस पर्टिकुलर हत्या के लिए जो जिम्मेदारी उठाई थी वो गोल्डी बरार ने उठाई थी, और गोल्डी बरार के ऊपर इसी पर्टिकुलर चीज़ की जिम्मेदारी के कारण, ठीक है, इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। ठीक, इसके अलावा ये अलग अलग जगह पे इन्वॉल्व भी है, जैसे कि स्मगलिंग ऑफ हाई ग्रेड वेपन्स। ठीक है, ड्रोन्स को इस्तेमाल करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये वेपन्स का स्मगलिंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ये पर्टिकुलर पर्सन इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। सो आई होप ये पर्टिकुलर न्यूज़ जो है ये आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं हट्टी कम्युनिटी के बारे में। तो अगर आपको ध्यान होगा तो हट्टी कम्युनिटी को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हट्टी कम्युनिटी कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में आया था। अगेन, हट्टी कम्युनिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की एक कम्युनिटी है और उसको रिसेंटली शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि उनको रिसेंटली शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोला गया है। सो क्वेश्चन क्या आएगा, द क्वेश्चन विल बी विच अमंग द फॉलोइंग इज आर एसटीज यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उसके अंदर एक ऑप्शन हट्टी भी होगा, तो आपको हट्टीज को यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर ही वो करना है। ठीक है, मतलब मार्क करना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर और कौन कौन से शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रेजेंट हैं। देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसके नेम मैंने यहाँ पर नोट किए हुए हैं। तो देखिए, एक तो हट्टी कम्युनिटी हो गई, इसके अलावा एक गद्दी कम्युनिटी है। तो गद्दी जो है वो लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है हिमाचल के अंदर, वो गद्दी कम्युनिटी है। इसके अलावा वहाँ पर देखिए, हिमाचल के अंदर एक प्लेस है जिसका नाम है लाहौल। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, लाहौल के यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, उनका नाम होता है लाहौली। ठीक है, तो ये भी, इनको भी एसटीज का जो स्टेटस है वो डेजिग्नेट किया गया है। इसके अलावा स्वांगला,
गुज्जर, किन्नर, ठीक है, ये जितने भी कम्युनिटीज हैं सबके सब हिमाचल प्रदेश के अंदर इनको शेड्यूल्ड ट्राइब की उपाधि दी गई है, ठीक है, इनको स्टेटस दिया गया है। सो हमें ये नेम्स पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली कौन कौन सी कम्युनिटी ऐसी हैं जिनको एसटी का कम्युनिटी दिया गया है, जिसको एसटी का स्टेटस दिया गया है। तो अभी तो हमने हिमाचल प्रदेश का डिस्कस कर दिया बिकॉज ये न्यूज़ के अंदर है। जैसे जैसे कोई और पर्टिकुलर कम्युनिटी न्यूज़ में आएगी उसके थ्रू हम बाकी स्टेट्स को भी धीरे धीरे कवर कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। देखिए, जगन्नाथ टेम्पल जो है वो पुरी के अंदर लोकेटेड है। पुरी कहाँ पर है? वो ओडिशा के अंदर है। नाउ जगन्नाथ टेम्पल एक हिंदू साइट है जो कि भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। सो ध्यान रखिएगा, जो जगन्नाथ जी हैं वो भगवान विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ माना जाता है कि ये जो टेम्पल है जगन्नाथपुरी, वो भारत के सबसे टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट्स में से एक है, जिसकी हाइट लगभग 214 फीट के आसपास में है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि भारत का सबसे बड़ा नहीं, सबसे ऊंचा नहीं, बट सबसे ऊंचों में से एक टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल भी है, जिसका हाइट 200 फीट से ज्यादा है। इसको 12th सेंचुरी के अंदर गंगा डायनेस्टी, देखिए गंगा डायनेस्टी जो है वो ओडिशा के अंदर रूल करती थी। सो गंगा डायनेस्टी जो कि 12th सेंचुरी के अंदर प्रेजेंट थी, उसके एक राजा थे अनंत वर्मन छोड़ गंगा देव। ये जो थे, इन्होंने ही इस पर्टिकुलर टेम्पल को बनवाया था। सो जगन्नाथ टेम्पल को बनाने के लिए इन्हीं पर्टिकुलर पर्सन को श्रेय जाता है, इसी पर्टिकुलर किंग को श्रेय जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जगन्नाथ टेम्पल के अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, समझिए। पहली चीज तो माना जाता है कि जगन्नाथ टेम्पल का जो फ्लैग है, ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके का फ्लैग है कि आप किसी भी डायरेक्शन से उस पर्टिकुलर फ्लैग को देखेंगे, आपको हमेशा यही फील होगा कि फ्लैग आपकी तरफ ही मतलब वो है, मुड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग है वो माना जाता है कि वो कभी भी चेंज नहीं होता है, और माना जाता है कि आप किसी भी डायरेक्शन से देखोगे तो आपको फ्लैग अपनी ही डायरेक्शन में दिखाई देगा। पहली चीज तो ये। सेकंड चीज, यहाँ के जो आइडल्स हैं, यानी कि भगवान की मूर्ति है, उन भगवान की मूर्ति जो है वो वुड की बनी हुई है। नॉर्मली आप बाकी जगहों पर देखोगे तो मेटल्स के बने होते हैं, बट यहाँ पर वुड के बने होते हैं। और यहाँ तक कि ये माना जाता है कि इस वुडन आइडल के अंदर, वहाँ पर जो जगन्नाथ जी का जो आइडल होता है, उस आइडल के अंदर माना जाता है कि अंदर उनके सच में कृष्ण भगवान का हार्ट जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है। मतलब भगवान कृष्ण का जो दिल है, असली दिल माना जाता है, वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेम्पल के जगन्नाथ जी के मूर्ति के अंदर प्रेजेंट होता है। और हर 12 साल में ये मूर्ति को दोबारा बनाया जाता है एक पर्टिकुलर टाइप की लकड़ी से। नाउ जब जब इस पर्टिकुलर मूर्ति को दोबारा बनाया जाता है तो अक्सर ये कहते हैं कि सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को ही ये मूर्ति बनाने का काम मिलता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही मिलता है। नाउ और वो कम्युनिटी के लोग जब भी उस पर्टिकुलर मूर्ति को बनाते हैं तो अक्सर ये कहा गया है कि वो ये फील करते हैं कि वो एक भारी सी चीज़ जो कि धड़क रही होती है, उसको वो एक पर्टिकुलर जो पुरानी जो मूर्ति होती है उससे निकाल करके न्यू मूर्ति के अंदर ट्रांसफर करते हैं, और माना जाता है कि वही भगवान कृष्ण का दिल है, ठीक है। सो सेकंड मिस्ट्री ये हो गई। एंड थर्ड मिस्ट्री है द एब्सेंस ऑफ अ शैडो। सो एब्सेंस ऑफ अ शैडो का सीधा सा मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर टेम्पल को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि साल के किसी भी टाइम में, दिन के किसी भी पहर के अंदर ये पर्टिकुलर टेम्पल का कभी भी शैडो फॉर्म नहीं होता है, मतलब कि इसकी कोई भी परछाई फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। नाउ समझते हैं कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ टेम्पल ऑफ इंडिया। उसमें पहला स्टेटमेंट दे सकता है इट डज नॉट कास्ट अ शैडो, ठीक है, एट एनी टाइम ऑफ द डे। फिर सेकंड स्टेटमेंट वो दे सकता है द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट कुछ दे देगा इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया। फिर दे देगा कि विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स प्रॉपर्ली डेजिग्नेट्स द अबव क्राइटेरियाज, ठीक है। सो इस तरीके से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा टेम्पल के, 3 या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा, और उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू आपको पहचानना होगा कि कौन सा टेम्पल है। सो अगर आपको ये बेसिक फीचर्स पता होंगे उस पर्टिकुलर टेम्पल के, सो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने में, ठीक है। नाउ जगन्नाथ टेम्पल के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिसेंटली यानी कि 1 जनवरी यानी कि येस्टरडे से इस पर्टिकुलर टेम्पल ने एक ड्रेस कोड प्रॉपर्ली लगाया है, मतलब एक ड्रेस कोड लाया है अपने सारे के सारे भक्तों के लिए। जो भी पर्सन जगन्नाथ टेम्पल के अंदर जाना चाहता है उसको एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। ये ड्रेस कोड बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, इसके अंदर सिंपली ये कहा गया है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी टाइप के जो इनअप्रोप्रिएट ड्रेसेस होते हैं उसको पहन कर नहीं जाएगा, जैसे कि जीन्स अलाउड नहीं है, ठीक है, देन स्लीवलेस शर्ट्स वगैरह अलाउड नहीं है। तो उस तरीके की चीज़ें ये कही गई है कि जो ड्रेस कोड है इस टेम्पल ने इसको यहाँ पर लाया है, ठीक है, बिकॉज माना जाता है कि ऑब्वियसली खुद भगवान यहाँ पर वास करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप जगन्नाथ टेम्पल आपको यहाँ पर क्लियर है।
नाउ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे वो सारी हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं आज के न्यूज़पेपर से। अब हम मूव करते हैं आगे आज के आर्टिकल्स के लिए। सबसे पहले तो हम समझते हैं पहला आर्टिकल, क्योंकि जो आर्टिकल है वो इस चीज़ के ऊपर है कि रेड सी के अंदर, आई होप आपको याद होगा कि रेड सी के अंदर हाउदी मिलिटेंट्स, हाउदी कौन है, यमन के कुछ टेररिस्ट ग्रुप है जो कि बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल, जो कमर्शियल शिप्स है उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। ठीक है, सो हाउदी रेबल्स जो है वो कमर्शियल शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो रिटेलिएशन के अंदर यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने हाउदी मिलिटेंट्स के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, और जो हाउदीज थे उनकी जो 3 बोट्स थी उसको मतलब पूरी तरीके से सिंक कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसको डुबा दिया है, और 10 मिलिटेंट्स मारे गए हैं यहां पर यूएस के अटैक के अंदर। ये रिसेंट न्यूज़ है। ठीक है, आई होप आप समझ गए कि रेड सी के अंदर अब तक जो हाउदीज थे वो कमर्शियल शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यूएसए ने यहां पर एक पर्टिकुलर टास्क फोर्स को भेज करके हाउदीज पर अटैक करवाया है और हाउदीज के 3 शिप्स को और 10 लोगों को यहां पर मार डाला है। नाउ समझते हैं हाउदी के अटैक का। हाउदी का अटैक क्या हो रहा था, जैसा मैंने आपको बताया हाउदीज लगातार पिछले कुछ दिनों से कमर्शियल वेसल्स पे अटैक कर रहे थे, ऐसे कमर्शियल वेसल्स जो कि बाबल मंदाब स्ट्रेट जो है, बाबल मंदाब स्ट्रेट से होकर गुजर रहा था। ठीक है, इसके कारण वर्ल्ड की कुछ बहुत बड़ी बड़ी लार्जेस्ट शिपिंग कंपनीज भी हैं, वो भी डर रही थी अपने शिप्स को रेड सी के थ्रू भेजने से। इसके कारण जो कमर्शियल शिपिंग है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो रही थी। ये देखा गया है कि पिछले कुछ हफ्तों में रेड सी का जो ट्रैफिक है वो ऑलमोस्ट 35% तक डिक्लाइन हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया था। ठीक है, जिसके कारण जो शिपिंग का कॉस्ट है, इंश्योरेंस का कॉस्ट है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। दैट इज वाई यूएस को यहां पर एक ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा। आई होप दिस इज क्लियर। अब रेड सी के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए, इतने सारे इवेंट्स हो रहे थे, इसके कारण यूएस को यहां पर एक नेवल टास्क फोर्स बनाना पड़ा। तो यूएस ने एक नया नेवल टास्क फोर्स बनाया है जो कि रेड सी के अंदर रहेगा और वहां पर पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूएस ने अपने उस टास्क फोर्स के अंदर किसी भी रेड सी के बेसिन वाले कंट्री को यहां पर ज्वाइन नहीं कराया है। मतलब रेड सी बेसिन की जितने भी कंट्रीज हैं उनको वहां पर नहीं लाया गया है उस पर्टिकुलर टास्क फोर्स के अंदर। दैट इज वाई माना जा रहा है कि ये टास्क फोर्स बहुत ज्यादा आगे जाकर के सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। ठीक है, बिकॉज देखो, जब भी आपको मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करनी होती है सो हमेशा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो होता है कि आपको रीजनल पावर से सपोर्ट लेना होता है। ठीक है, जो भी रीजनल पावर है वो उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर मैरीटाइम डोमेन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, एंड दैट इज वाई उनका सपोर्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कहते हैं कि जब इंडियन ओशन की बात होती है तो वहां पर इंडिया को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह इमर्ज होना होगा, बिकॉज इंडियन ओशन को भारत से ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब कोई नहीं जानता। ठीक है, स्पेशली जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का जो मीटिंग पॉइंट है, ऐसे एरियाज को इंडियन भारतीय मैरीटाइम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनसे बेटर कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इसलिए जितने भी रीजनल पावर्स होते हैं उनका सपोर्ट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि यूएस ने यहां पर नहीं की। ठीक है, ऑलराइट, अब देखते हैं यूएस के टुवर्ड्स परसेप्शन क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि जो मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड है, यानी कि जो अरब वर्ल्ड है, वो बेसिकली बहुत खुश नहीं है यूएस से। क्यों खुश नहीं है? बिकॉज यूएस लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहा है गाजा के अगेंस्ट। ठीक है, अब देखिए, ध्यान रखिएगा, अरब वर्ल्ड पूरी तरीके से हमास के साथ नहीं है, हमास एज अ टेररिस्ट ग्रुप के साथ नहीं है, बट उन्हें हमदर्दी है गाजा के लोगों से, बिकॉज गाजा के लोग यहां पर जो इनोसेंट बच्चे हैं, इनोसेंट वुमेन्स हैं, वो यहां पर मारी जा रही हैं। ठीक है, सो इसीलिए जितने भी अरब वर्ल्ड है उनका मानना यह है कि यूएस को यहां पर इजराइल का सपोर्ट करना बंद करना चाहिए ताकि इजराइल यहां पर गाजा के ऊपर अटैक ना करे। आई होप दिस इज क्लियर। बट ऑब्वियसली यूएस जो है वो लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, एंड दैट इज वाई यूएस के टुवर्ड्स जो अरब वर्ल्ड है वो बहुत खुश नहीं है। इसके अलावा जैसा आपको ऑलरेडी पता है कि यमन जो है ये वन ऑफ द रेड बेसिन कंट्री है, और रेड बेसिन कंट्री होने के कारण यहाँ पर जो हाउदी रेबल्स हैं, यानी कि जो यमन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं रेड सी के कोस्ट के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, जिसके कारण वो किसी भी पर्टिकुलर आने जाने वाले शिप के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण काफी एक डर का माहौल पैदा हो गया है रेड सी के अंदर। फाइनली ऑथर यहाँ पर कुछ सजेशंस देते हैं। सजेशन बोलते हैं कि यूएस को यहाँ पर सबसे पहले गाजा के अंदर सीज फायर को लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, मतलब कि इजराइल और जो हमास है इन दोनों के बीच में पहले तो फाइटिंग बंद करवाओ, जो इनोसेंट लोग जो डेली मारे जा रहे हैं उसको यहाँ पर बंद करवाओ। उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोर इशू के ऊपर काम करो। कोर इशू क्या है? इजराइल का फॉर्मेशन। ठीक है, फिर पैलेस्टीनियंस का वहां पर जो डिमांड है उस चीज के ऊपर, सो कोर इश्यूज के ऊपर काम करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, हाउदीज के अगेंस्ट में एक रीजनल कंसेंसस फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि यूएस अकेले यहां पर सब कुछ नहीं कर सकता, यूएस को आसपास की कंट्री से यहां पर सपोर्ट लेना होगा, एंड तभी उन सपोर्ट के साथ में यूएस हाउदीज या फिर हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से मतलब खत्म कर सकता है। आई होप ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ पीस था या आर्टिकल था ये आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया।
नाउ इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, वो ये है कि रेड सी से रिलेटेड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, रेड सी से जुड़ी हुई कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। टोटल 8 कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूटी, यमन, सऊदी, जॉर्डन और इसराइल। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर मैप है। ठीक है, दिस इज रेड सी। देखिए अब यहाँ पर देखना स्टार्ट किया तो इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया और जिबूटी, ठीक है, ये एक तरफ है। इसके अलावा यमन, सऊदी, जॉर्डन और इसराइल, ये एक तरफ है। 4 इधर 4 इधर, टोटल 8 कंट्रीज हैं। ठीक है, और यही है यमन। यमन के अंदर ही हाउदीज प्रेजेंट है और हाउदीज यहाँ पर फैले हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर फैले हुए हैं हाउदीज, जिसके कारण ये है बाबल मंदाब स्ट्रेट। बाबल मंदाब स्ट्रेट से कोई भी शिप यहाँ पर निकलने की कोशिश करती है तो यहाँ पर हाउदी रेबल्स इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, सो आई होप आप मैप के थ्रू भी इस पर्टिकुलर न्यूज आइटम को समझ गए हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जहां पर हम बात करने वाले हैं इंडिया और साउथ कोरिया के डिफेंस रिलेशंस के बारे में। देखिए, हम जब भी कोरिया बोलते हैं तो कोरिया का मतलब होता है साउथ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया को हम हमेशा नॉर्थ कोरिया ही बोलेंगे, नॉर्थ कोरिया को हम कभी भी कोरिया बोलकर सिंबलाइज नहीं करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया और कोरिया के डिफेंस रिलेशन के बीच में कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो भारत के आर्मी स्टाफ के चीफ है, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जिनका नाम है जनरल मनोज पांडे, वो रिसेंटली रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया में एक विजिट पर गए हुए हैं। ठीक है, अब समझते हैं इंडिया और साउथ कोरिया के अगर डिफेंस रिलेशन की बात की जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दोनों कंट्री के बीच में कोई शेयर्ड विजन नहीं है। शेयर्ड विजन का सीधा सा मतलब है दोनों का कोई ऐसा कॉमन प्लान नहीं है, कॉमन कोई गोल नहीं है, कॉमन स्ट्रेटजीज नहीं है, जिसके कारण दोनों के जो डायरेक्शन है वो काफी अलग अलग है। ठीक है, डायरेक्शन क्या अलग अलग है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट यहाँ पर जो ऑथर है वो ये बोलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, इंडिया और साउथ कोरिया दोनों ही मिलिटरी बहुत स्ट्रांग कंट्रीज हैं और जिस तरीके से हमारा ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, उस तरीके से दोनों ही कंट्रीज को अपने अपने अप्रोच के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट लाने की जरूरत है। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है सोच को बदलने की जरूरत है, दोनों को एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है, सो दैट दोनों कंट्री यहां पर साथ में मिलकर काम कर सके, जो ग्लोबल लेवल पे जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको साथ में मिलकर सॉल्व करने की कोशिश कर सके। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो एक शेयर्ड विजन का जो एब्सेंस है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अपने सोच को बदलो और जो विजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उस विजन को यहाँ पर लाना ही सबसे बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। नाउ यहाँ पर भारत के रोल को रीअसेस करने की जरूरत है साउथ कोरिया के द्वारा। देखो, जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट है वो बेसिकली भारत के रोल को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं करता है, वो बहुत रेजिस्टेंस शो करता है साउथ कोरिया भारत की सुपीरियॉरिटी को मानने के लिए। देखो, साउथ कोरिया को एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जो भारत है यानी कि इंडिया है वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस प्रोडक्ट का सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर नहीं है। बिकॉज देखो, साउथ कोरिया से हम बहुत ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्ट्स मतलब खरीदते हैं, हम भले ही आर्म्स की बात हो गई, एम्यूनिशंस की बात हो गई, हम बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, जिसके कारण साउथ कोरिया के अंदर एक परसेप्शन है कि इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ बायर है, मतलब कंज्यूमर है डिफेंस प्रोडक्ट्स का। लेकिन साउथ कोरिया को ये समझना होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर नहीं है डिफेंस प्रोडक्ट्स के, रादर इंडिया एक बहुत ही स्ट्रांग रीजनल पावर है और इतना स्ट्रांग रीजनल पावर है कि भारत केपेबल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देने के लिए, अगर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है तो। समझिए, इंडो पैसिफिक के अंदर यहां पर साउथ कोरिया भी आता है। सो इंडो पैसिफिक के अंदर अगर प्रॉपर एक पीस एंड स्टेबिलिटी का माहौल होना चाहिए तो भारत और साउथ कोरिया को साथ में मिलकर काम करना होगा और यहां पर साथ में मिलकर उनको चाइना को काउंटर करना होगा, बिकॉज चाइना यहां पर इंडो पैसिफिक के अंदर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर साउथ कोरिया को अपने अप्रोच में बदलना होगा, भारत को सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स की तरह ना देख करके एक रीजनल पावर की तरह देखना होगा और तभी भारत और साउथ कोरिया के बीच में जो रिलेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। अब हम समझते हैं कि साउथ कोरिया का ऐसा मतलब परसेप्शन क्यों बना। ऐसा इसलिए बना क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस कर रहा है पिछले कुछ सालों से वेपन एक्विजिशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम कोरिया। मतलब भारत बहुत सारा वेपन खरीद रहा है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स करवा रहा है साउथ कोरिया के कारण, जिसके कारण साउथ कोरिया के लिए जो इंडिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिकली क्या रह गया है। देखो, इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट ड्रिवन वेपन सेल्स रह गया है, मतलब प्रॉफिट ड्रिवन एक कंट्री रह गई है। मतलब कि साउथ कोरिया सिर्फ और सिर्फ ये देख रही है कि हम भारत को अपना वेपन्स बेचते हैं जिसके कारण हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बहुत ही नैरो व्यू हो गया है ना। देखो, भारत को अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हो कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ हमारा एक मार्केट है, बट इंडिया अपने आप में एक रीजनल पावर नहीं है, तो वो बहुत स्ट्रांग चीज नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर कि भारत को यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना होगा कि इंडिया को यहाँ पर ये डिसाइड करना होगा कि जो साउथ कोरिया है उसके साथ वेपन के डील्स तो करें,
सिर्फ खरीदे ना, साथ ही साथ जो इंडिया के पास जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं वो हम साउथ कोरिया को दें। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टर बनने के बदले में हमें साथ ही साथ ट्रेड स्टार्ट करना होगा, बायलैटरल ट्रेड, दोनों तरफ से यहां पर वेपन का आदान प्रदान होना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ माना जा रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर एक नया कोलिशन फॉर्म हो रहा है नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया के बीच में। नाउ इस पर्टिकुलर कोलिशन के कारण अगर आप देखोगे सो इंडिया को यहां पर डायरेक्ट खतरा है चाइना से और नॉर्थ कोरिया से। साउथ कोरिया के यहाँ पे डायरेक्ट खतरा है नॉर्थ कोरिया से, चाइना से और रशिया से। और ऐसे ही अगर ये तीनों कंट्री साथ में मिल जाते हैं और तीनों कंट्री अगर रोग हो जाते हैं, रोग का मतलब है कि अगर जो स्टैंडर्ड रूल एंड प्रोसीजर है उसको फॉलो करना बंद कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है इंडो पैसिफिक के पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए। बिकॉज चाइना यहाँ पर ऑलरेडी अपना कब्जा करना चाहता है, नॉर्थ कोरिया को आप जानते ही हैं, नॉर्थ कोरिया अपना खुद का कब्जा करना चाहता है, और रशिया जो है वो यूएस को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहेगा। सो एक नया कोलैबोरेटिव एफर्ट बन रहा है तीनों कंट्रीज के बीच में, और इसको टैकल करने के लिए भारत को साउथ कोरिया के साथ में मिलकर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम कुछ अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। पहली चीज तो देखिए, अभी हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं, अभी हम एक ऐसे टाइम्स में रह रहे हैं जहां पर स्पेस वॉरफेयर चल रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी का वॉरफेयर चल रहा है। इन सब से डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबसे बचाव बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सबसे बचाव में भारत और कोरिया दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। भले ही वो स्पेस वॉरफेयर की बात हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात हो, या फिर साइबर सिक्योरिटी वॉरफेयर की बात हो, यहाँ पर इंडिया और साउथ कोरिया को साथ में मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं? अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर काउंटर टेररिज्म के फील्ड के अंदर भी है। भारत को भी काउंटर टेररिज्म का जो मतलब रीजन है वहाँ पर बहुत कुछ काम करना बाकी है। साउथ कोरिया भी लगातार टेररिज्म को फेस कर रहा है, तो उनको भी काउंटर टेररिज्म के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा बाकी है। इसके अलावा दोनों ही कंट्री साथ में मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइजेस, जॉइंट पेट्रोलिंग, ये सब कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, इंडो पैसिफिक के अंदर दोनों ही कंट्री का जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा, रिलेशन यहाँ पर स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जिस तरीके की हम लैक ऑफ शेयर्ड विजन के बारे में बात कर रहे थे वो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर चीज से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, इन अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल करके हम यहाँ पर लैक ऑफ शेयर्ड विजन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली जरूरत क्या है? जरूरत है एक स्ट्रेटेजिक और बैलेंस्ड अप्रोच की, और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारा जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, वर्ल्ड लेवल का जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहा है, उस तरीके से भारत और साउथ कोरिया को भी इवॉल्व होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, अपने आप को अडेप्ट करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सो आई होप आप आज के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे, वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ गए हैं। ठीक है, यही था हमारा आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।